बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएस इन एपीएससी मैथ सेंटर। हमने लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, जिसका तीसरा चैप्टर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक लाइन की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे कि मैंने बताया कि जो लीनियर इक्वेशन होती है एक लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन की इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लाइन इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 an। इसके कोफिशिएंट्स हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ये n टपल से मैंने ये एलिमेंट्स अननोन्स लिए हैं फ्रॉम rn इज इक्वल टू b। b इज एनी कांस्टेंट टर्म है, और a1 a2 कोफिशिएंट्स हैं, स्केलर्स हैं फ्रॉम r एंड x1 x2 अप टू सोन xn। ये अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लाइन की। लीनियर इक्वेशन है ये एक इन एन अननोन्स। और इसी इक्वेशन को जब एक से ज़्यादा हम लीनियर इक्वेशन लेंगे फिर वो एक सिस्टम बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ हम एक एग्जाम्पल्स इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। किसी भी इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी इक्वेशन में वेरिएबल्स या अननोन्स यूज़ किए गए हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना, और उनकी वैल्यू जब फाइंड हो जाती है वो सॉल्यूशन होता है इस गिवन इक्वेशन का। अब यहाँ पे अननोन्स मैंने कितने एन अननोन्स यूज़ किए हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। यहाँ ये अननोन्स x y z भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे करीब में x लिया, x1 लिया, x2 लिया, अप टू सो ऑन xn तक लिया, मैंने rn से लिए। और ये इनका जो अननोन्स की जो वैल्यूज होंगी वही इस इक्वेशन का, जो भी किसी गिवन इक्वेशन में वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करना वही सोल्यूशन होता है उस गिवन इक्वेशन का। अगर मैं फर्स्ट करूँ यहाँ से x1 का जो सोल्यूशन निकलता है वो k1 निकलता है। k1 x1 का सोल्यूशन है, ऐसे कर लेते हैं x1 इज इक्वल टू k1। x1 का जो सोल्यूशन है वो k1 निकला, और x2 का निकला k2, एंड x3 का सोल्यूशन जो k3 वैल्यू निकली ना, x3 की k3 वैल्यू निकली, x2 की k2 एंड x1 की k1 है। और इसी तरह xn की जो वैल्यू है वो kn निकली। इन्हीं वैल्यू को अगर मैं लीस्ट कर लूँ k1 k2 अप टू सोन kn ले लूँ, और ये एक वेक्टर इक्विवेलेंट होगा इन एनी वेक्टर। यू नाम दे देते हैं कि इन्हीं वैल्यू जो अननोन्स की वैल्यूज निकली हैं ये एक वेक्टर होता है जिसका ये स्केलर्स होते हैं k1 k2 अप टू सो ऑन kn बिलोंग्स टू r। और ये फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है क्वेश्चन कि x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 6 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ अननोन्स या इसका सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या होगी, मतलब x y z की मैं कौन सी ऐसी वैल्यूज लूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेक्टर u ले लेती हूँ जिसकी वैल्यूज हैं 5 2 1। मतलब x को 5 लें, y को 2 लें और z को आप 1 लें, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? 5 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 3 करेंगे तो इक्वल टू 6 बनता है। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने जो कहा देखें आपके 5 को मैं x को 5 लेती हूँ, 5 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। मतलब ये जो वेक्टर है सेटिस्फाई करता है इसकी लीनियर इक्वेशन को, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बनती है तो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर यहाँ मैं अगर x को 0 ले लूँ, y को 0 ले लूँ और इसको -2 ले लूँ, 0 0 -2 ले लेती हूँ तो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं x भी 0 ले लूँ और z भी 0 ले लूँ और y को अगर 3 ले लेती हूँ तो भी ये भी 0 ये भी 0, 3 इंटू 2 6 बनता है, वो भी इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अब मैं इसको 0 लूँ, इसको 3 लूँ और z को 0 ले लूँ तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये भी। मतलब आगे जाके आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं और सॉल्यूशंस के क्या नाम होते हैं, और नेक्स्ट हम इसके सारे सॉल्यूशंस पे करेंगे बात। लेकिन इससे पहले ये तो थी सिर्फ लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल से मैंने बता दी कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। और सब ये बात आपने बस याद रखनी कि जो कांस्टेंट जो हम यूज़ करेंगे उनकी जो पावर होगी वो 1 होगी। एक पावर 1 के होंगे, अननोन्स की मैक्सिमम पावर 1 होगी, और उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म होगा।
तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है। इसी तरह अगर मैं n लीनियर इक्वेशंस की बात करूं जिसमें m लीनियर इक्वेशंस होंगे तो वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है। यहाँ पे मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन मोर देन वन मैंने ली है, जिसमें ये एक लीनियर इक्वेशन है b1 a21 ax1 a22 x2 प्लस अप टू सॉन a2n xn इज इक्वल टू b2। ये मेरे पास m इक्वेशंस हैं इन n अननोन्स मैंने n लिए वो ये बात तो एक आप नोट करें कि मैंने जो अननोन्स फर्स्ट इक्वेशन में लिए वो सेकंड इक्वेशन में भी वही हैं, और लास्ट m इक्वेशंस में भी अननोन सेम रहते हैं, उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स डिफर हो जाते हैं। ये मेरे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के तो वो एक स्क्वायर सिस्टम बन जाता है। और मैं बातें बोल रही हूँ, साथ साथ आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं कि जब m नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के तो वो एक स्क्वायर सिस्टम बनता है। अगर ये सारे इसके कांस्टेंट टर्म्स अगर ज़ीरो हो जाती हैं, ये मतलब ये इसकी सारी राइट साइड पर अगर सारे ज़ीरो हो जाते हैं, फॉर बी आईज अगर मेरे पास सारे ज़ीरो हो जाएं फॉर ऑल आई, तो ये मेरे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और अगर ये कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो होता है तो वो अदरवाइज फिर चले जाएं, या फिर कहते हैं कि वन ऑफ देम या बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस सिस्टम। मतलब अगर राइट साइड पे जीरो आ रहा है तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है। अगर उसका राइट साइड पे एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता है तो वो मेरा नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनता है। अब तक मैंने बात कर ली लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वेरिएबल सेम रहता है, वेरिएबल की पावर या अननोन की पावर मैक्सिमम वन ही रहती है या उसकी डिग्री वन होती है। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है और नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, ये बात की अब तक मैंने। अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं और कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। अगर वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन लास्ट में एग्जिस्ट करेगा, या तो वो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होती हैं। अब क्या सोल्यूशन फाइंड करने का यही एक तरीका है या फिर इसके और भी कोई तरीके हैं। नो सोल्यूशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 0x इज इक्वल टू बी है। लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू आर एंड सम कांस्टेंट की इक्वल भी है, एक अननोन यूज किया गया जिसका वेरिएबल जिसकी पावर 1 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या कोई x की किसी वैल्यू के लिए कि इसकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, कोई भी आप x की वैल्यू ले लें तो यह वो कभी भी इसकी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसके लिए फिर हम कहेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है कोई सोल्यूशन नहीं रखती, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है और इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। छोटी छोटी टर्म्स हैं, पहले हम वो सीख लेते हैं फिर हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, और नेक्स्ट यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी, अगर सिर्फ मैंने ये अननोन्स के सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। सिर्फ मतलब x1 का कोफिशिएंट था a11, x2 का a12, इस तरह xn का कोफिशिएंट 1n है। मैंने उन सबको एक मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ अननोन्स के कोफिशिएंट्स को ही लिखा है तो ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर मैं इस कोफिशिएंट्स के साथ इनकी कांस्टेंट टर्म्स को भी अगर लिख लेती हूँ, साथ कोफिशिएंट्स भी मैंने सारे लिखे और साथ में इनके जो कॉलम जो डॉटेड लाइन डाल के मैंने सारे ये इसके कांस्टेंट टर्म्स भी अगर लिख लिए हैं वो सारे एक मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिखे हैं, तो ये भी मेरी एक मैट्रिक्स बनेगी जिसे मैं कहूँगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें से कांस्टेंट टर्म्स भी आ जाते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ अननोन्स भी आ जाते हैं। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है लीनियर इक्वेशन की। अगर मैंने सिर्फ अननोन्स के कोफिशिएंट्स की ही एक मैट्रिक्स बनाई तो उसे कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि डीजनरेट लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन डीजनरेट लीनियर इक्वेशन क्या होती है। डीजनरेट लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैंने एक लीनियर इक्वेशन ऐसी ली जिसके सारे कोफिशिएंट्स अगर जीरो हैं, 0x1 0x2 प्लस 0xn इज इक्वल टू बी, तो ये मेरी डीजनरेट लीनियर इक्वेशन जिसमें सारे कोफिशिएंट्स जीरो हैं। फॉर ए आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई के लिए ये सारे इसके कोफिशिएंट्स जीरो हो जाते हैं, तो ये डीजनरेट मेरी लीनियर इक्वेशन होती है। अगर कोई ए एटलीस्ट वन ऑफ कोफिशिएंट इज नॉन जीरो देन इट इज कॉल्ड अ नॉन डीजनरेट लीनियर इक्वेशन।
मतलब अगर सारे कोफिशिएंट जीरो हैं तो ये मेरी डीजनरेट लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम कोफिशिएंट इज नॉन जीरो देन इट इज कॉल्ड नॉन डीजनरेट लीनियर इक्वेशन। अगर एक भी ऐसा कोफिशिएंट आ जाता है जो जीरो नहीं होता इसके अननोन्स के साथ तो वो नॉन डीजनरेट लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और फिर ऐसी सूरत में सोल्यूशन सिर्फ बी पर ही डिपेंड करेगा, डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ द बी। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बी नॉट इक्वल टू जीरो आता है और सारे कोफिशिएंट्स ऑफ अननोन के जीरो हो जाते हैं तो फिर वो सोल्यूशन इसमें देन लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसी डीजनरेट लीनियर इक्वेशन में अगर बी नॉन जीरो है, सारे कोफिशिएंट्स जीरो होते हैं, वो नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, अगर बी भी जीरो हो जाता है, बी भी जीरो हो जाता है, सारे कोफिशिएंट्स भी जीरो हो जाते हैं, तो आर एन वो सारे ही इसके सोल्यूशंस होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये। इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 5, वाई प्लस 2, जी इज इक्वल टू 3 एंड जी इज इक्वल टू 1 है। अब जी इज इक्वल टू 1 है, अगर जी इज इक्वल टू 1 यहाँ अगर हम वैल्यू जी की लगाएं तो 2 एंड 3 माइनस 2 1, जी की वैल्यू 1 निकलेगी एंड वाई की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस 2 1 एंड जी 1 है और वाई भी 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 5 माइनस 2 3, तो एक्स की वैल्यू 3 निकलेगी। इसी को अगर मैं सोल्यूशन फॉर्म में लिखूँ तो 1 1 3, तो ये मेरा जो सोल्यूशन निकलेगा इस सिस्टम का, उससे वो फिर इस सिस्टम का जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन है ये। इसी तरह अगर मैं कोई एग्जांपल इस तरह से लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और इसकी अगर मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो 2x प्लस 2y बनेगी, और इधर मैं किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसकी राइट साइड से, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 6, और 2 अगर इन दोनों में से कॉमन ले तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 कभी भी नहीं बनेगा, कभी मतलब ऐसा फिर ये जो लीनियर इक्वेशन है कभी भी कोई सोल्यूशन अगर नहीं रखेगी, मतलब एक्स वाई की आप जो मर्जी वैल्यूज़ ले लें कभी भी वो फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब ऐसी ये जो लीनियर इक्वेशन है हैज़ नो सोल्यूशन। एक सिस्टम का सोल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट नहीं करता जब वो जनरेटेड लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो और उसका जो बी है वो भी नॉट जीरो। फॉर एग्जांपल मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन में अगर लेती हूँ, एक्स इज इक्वल टू बी है, अगर इसका जनरेटेड सोल्यूशन होगा इसका कोफिशिएंट जीरो हो जाए, दैट मीन जीरो एक्स इज इक्वल टू बी होगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब इसका बी भी नॉन जीरो हो जाए, तो जीरो एक्स इज इक्वल टू फिर बी होगा, तब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका ए भी अगर नोट जीरो हो जाता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर ए इसका नोट जीरो हो जाए तो एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, अगर बी जीरो होगा तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, तब भी इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर बी नोट जीरो है तब भी इसका कोई एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, मगर ए नोट जीरो हो तब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ए इसका जीरो हो जाए मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अगर जीरो हो जाता है तो वो सोल्यूशन हैव नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब इसी एक एग्जांपल के जरिए हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक 2x2 का एक सिस्टम लिया जिसमें 2 अननोन्स एंड 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। 2 अननोन्स में एक इक्वेशन हो तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये एक लाइन है फॉर एग्जांपल L1 और एक दूसरी लाइन है L2। मेरे पास ये दो लाइन्स की इक्वेशन है। ये दो लाइन्स क्या हो सकते हैं, दो लाइन्स या तो पैरेलल हो सकती हैं, या दो लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं, या फिर ओवरलैपिंग हो सकती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, या वो ओवरलैपिंग लाइन्स हो सकती हैं, या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती हैं। ये तीन ही सिचुएशंस बनती हैं, या स्क्यू लाइन्स होंगी, या पैरेलल लाइन्स होंगी, या इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। कोफिशिएंट्स की रेशो अगर इक्वल नहीं आती तो वो एग्जैक्टली है वन सोल्यूशन, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफिकली, और इनके जो कोफिशिएंट्स की रेशो होगी वो नॉट इक्वल प्रोपोर्शनल होंगे। और ये सिस्टम मेरे पास कब सोल्यूशन नहीं देगा, जब ये लाइंस पैरेलल होंगी तब इनका कोई देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, दैट मीन इनकी जो कोफिशिएंट्स की फिर रेशो होगी वो इक्वल हो जाएगी, दैट मीन A1 ओवर B1 इक्वल हो जाएगी A2 ओवर B2, इनके कोफिशिएंट्स की रेशो भी इक्वल हो जाएगी और वो लाइंस पैरेलल होंगी। और ये सिस्टम मेरे पास यहाँ ये सिस्टम मेरे पास यूनिक सोल्यूशन है, ये मुझे यहाँ यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और यहाँ मुझे नो सोल्यूशन मिलेगा। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन। और इनके जो
कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगे उसकी रेशो के इक्वल नहीं होगा ये। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू -3/8। और सिस्टम का मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर देगा जब जो लाइंस होंगी वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी या स्क्यू लाइंस होंगी, तब ये मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इनके जो कोफिशिएंट्स की रेशो होगी वो भी इक्वल होगी, और इनके कोफिशिएंट्स की रेशो इनके कांस्टेंट के इक्वल भी आ जाएगी। दैट मीन A1/B1 इक्वल आ जाएगा A2/B2 इक्वल C1/C2। इनके कोफिशिएंट्स की रेशो इनके कांस्टेंट की रेशो सारी इक्वल आ जाएंगी, तब सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 2/4 एंड 3/6, तो ये सारी रेशो इक्वल ही होंगी। 1/2 ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2 सारी इक्वल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा ये सिस्टम मुझे। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मुझे, और जब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तब ये सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन देगा।